चलिए स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। जो 12th क्लास की आपकी बायो है उसके लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है आपका, इसकी ये फंक्शनल यूनिट है। क्या है ये इकोसिस्टम? इसकी फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि जनरल बेसिस पर भी अगर हम अपने इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को पढ़ेंगे तो वो किस में पढ़ेंगे? इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि लॉजी क्या होता है, स्टडी किसी भी चीज की। आप किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? आप अपने इको की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि अपने इन्वायरमेंट की, सराउंडिंग की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम है ये इकोलॉजी की क्या है? फंक्शनल यूनिट है। क्या है ये? फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि हम अपनी बॉडी का फंक्शनल यूनिट किसे मानते हैं? सेल को मानते हैं कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो पूरा पूरा जो इकोलॉजी है, हमारी हमारा एक तरीके से पूरा बायोस्फीयर है, उसका फंक्शनल यूनिट कौन है? इकोसिस्टम है हमारा। हमारे इकोसिस्टम में हर चीज क्या है? डायनेमिक है। अब आपने देखा होगा कि जानवरों में, पौधों में दिन पे दिन क्या हो रहा है? वो खत्म होते जा रहे हैं। पर्टिकुलर स्पीशीज पूरी दुनिया में से क्या होती जा रही है? एक्सटिंक्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में कभी भी वो क्या नहीं हो सकती है? जिंदा नहीं हो सकती है। ये बात या नहीं है बात? सुना है आपने कहीं कि भाई जैसे कि कोई स्पीशीज जानवर की है कि भाई ये खत्म हो गई है, या फिर कोई ऐसी होती है जो खतरे में है। ठीक है। खतरे में है ना, जैसे कि कुछ स्पीशीज है आपके, तो वो मतलब खतरे में क्या है कि पूरी की पूरी दुनिया में या पूरे पर्टिकुलर दुनिया में हम क्या कहेंगे? उसके नंबर्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि नील गाय हो गई या कोई से भी हिरन वगैरह हो गए, शेर हो गए, इनके क्या बचे हैं? कम कम नंबर बचे हैं। ठीक है। जैसे कि डोडो बर्ड है आपकी, डोडो बर्ड जो है, एक बर्ड है, उसका नाम डोडो है, वो क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है, यानी कि दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई है। तो कभी पास्ट में थी वो। ठीक है। अब नहीं है वो, ना ही आगे फ्यूचर में आएगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको थोड़ा सा इकोलॉजी का बताया। भाई अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको ये वाला चैप्टर पढ़ने में। जनरल नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। ठीक है। अब देखो, बेसिकली सिस्टम वो है जिसमें आपका जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो किसके साथ रह रहे होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट के साथ। सब बचपन में साइंस में पढ़ा होगा, बायोटिक थिंग्स और एबायोटिक थिंग्स। मैं बताती हूँ क्या होती है ये। दोनों वर्ड्स आपने सबने पढ़ रखे हैं। ठीक है। बायोटिक क्या होती है? जो जीवित होती है, यानी कि जो लिविंग होगी। क्या होगी? जो लिविंग थिंग्स होंगी, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो किस में आ जाएंगे? इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर? और एबायोटिक वाले किस में आ जाएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि नॉन लिविंग क्या क्या आते हैं? सॉइल आ जाता है आपका, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो देखो, हम अपना खुद का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें खुद को जिंदा रहने के लिए, ठीक है, या फिर हमें खुद को जिंदा रखने के लिए, या फिर हम सराउंडिंग्स में अपने जो जहाँ पर रह रहे हैं वहां पर हमें रहने के लिए नॉन लिविंग चीजों की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? भाई अगर सनलाइट ही ना निकले तो क्या होगा जीवन में? क्या होगा जीवन में? तभी हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है। क्या कैसे मर सकते हैं? चलो बताओ। हाँ। बिना मतलब सनलाइट कैसे डिपेंड करती है हमारे जीने पर? जैसे सांस लेने पे डिपेंड करती है। भाई अगर पौधे नहीं होंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे सनलाइट के थ्रू, तो जब खाना नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे वो तो क्या नहीं होगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे। है कि नहीं ये वाली बात? तो बहुत सारी कम्युनिटीज बनाकर, बहुत सारी कम्युनिटीज मिलकर, क्या कर कर, बहुत सारी कम्युनिटीज मिलकर, यानी कि बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलकर क्या बनाती हैं आपका? वो फॉर्म करती है आपका इकोसिस्टम। क्या करती है? फॉर्म। इकोसिस्टम। सिस्टम है ना कोई? सिस्टम है तो बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ होगा। किस चीज का सिस्टम पढ़ रहे हैं अपना? इकोलॉजी वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि इको सिस्टम पढ़ रहे हैं। इतना समझ में आया? दिक्कत कुछ?
अभी जैसे कि मैंने आपकी बात की थी, कौन सी बायोस्फीयर वाली बात की थी। तो हमारा तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा बायोस्फीयर है। उसमें जो जीवित वाले जीव हैं, जो जीव जंतु हैं, वो कहाँ कहाँ रहते हैं? पानी में, जमीन पर, हवा में। हवा में रहते हैं, सब रहते हैं भाई। सब ज्यादातर मतलब कौन कौन रहता है हवा में, बताना। पक्षी हो गए, दोनों बोल रहे हैं। और बैक्टीरिया है हवा में, बहुत सारे जानते हैं, और तो जीव में ही आते हैं। आते हैं या नहीं? आते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ हवा वाली चीज तो पढ़नी नहीं है, हमें यहाँ से दो चीजें पढ़नी है। एक तो जमीन वाली को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और आपका जो पानी वाला होगा, जलीय होगा, वो क्या हो जाएगा आपका? एक्वेटिक इकोसिस्टम। बड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट आ जाएंगे, ग्रासलैंड आ जाएंगे। ठीक है। फॉरेस्ट, भाई जहाँ पर अच्छा खासा हर साइज के क्या मिलता है आपको? पेड़ मिलते हैं, है ना? दूसरा आपको ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होती है? घास घास वाली जगह जो होती है। ठीक है, आपने बहुत सारे इलाके ऐसे देखे होंगे जहाँ पर सिर्फ घास घास होती है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं देखने से, है ना? तो वो वाले, उस वाले एरिया को ग्रासलैंड बोलता है। और एक कौन सी होती है आपकी जमीन वाली? डेजर्ट्स हो जाएंगे, रेगिस्तान। वहां पर स्पेशल टाइप क्या मिलता है? पेड़ पौधे भी स्पेशल टाइप में मिलता है, और जीव जंतु। तो आ जाएंगे सारे। अब देखो जंगल है, जंगल में हर प्रकार का पेड़ लगा हुआ है, हर साइज का। ठीक है। लेकिन वहां पर जानवर भी तो रहेंगे ना, हर साइज के रहेंगे वो भी जानवर। कुछ पेड़ के ऊपर रहेंगे, कुछ पेड़ के नीचे रहेंगे मिट्टी के अंदर, कुछ इसके तले पर रहेंगे, कुछ आसपास घूम रहे हैं। तो ऐसे चलता है। एक्वेटिक में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। ठीक है। जैसे कि यहाँ तो सिर्फ तीन ही पढ़नी है आपको, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि रिवर हो गया आपको, लेक, पॉन्ड, वेटलैंड, और क्या हो जाएंगे? एस्टुरीज हो जाएगा। रिवर क्या होता है भाई? ठीक है। पॉन्ड क्या होता है? तालाब। लेक क्या होती है? झील। वेटलैंड क्या होते हैं? जो वो नहीं होते, दलदल वाले एरिया, मार्शल एरिया, उनको वेटलैंड्स बोलते हैं। दलदल वाले जो मार्शल एरियाज होते हैं। ठीक है। इनको भी लिखना है हिंदी में, है भाई? लिखना है इनको हिंदी में, नीड है। चलो, लिख लो। देखो ये वेटलैंड्स पता चल गया ना, मार्शी एरियाज कौन से होते हैं? जो दलदल वाले एरिया होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जो कीचड़ वाले एरिया होते हैं। सी हो गए आपके, ओशियन हो गए। तो यहाँ पर एक और ऐड कर लेना, ओशियन, समुद्र, और सी, एस ई सी। दोनों ही इकोसिस्टम क्या किसमें आते हैं भाई? दोनों ही इकोसिस्टम किसमें आते हैं? टेरेस्ट्रियल और ये एक्वेटिक। बायोस तो आते हैं, लेकिन ये नेचुरल है। ये नेचुरल बनाया है, क्या बनाया? नेचुरल। क्योंकि ये, अगर कोई इंसान इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा ना, तो ये क्या होंगे? नेचर में प्रेजेंट होंगे।
अच्छा, कहीं कहीं पर ये जो होता है ना आपके लेक हो गए, पॉन्ड हो गए, ये क्या होता है, नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है, इनको बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होता है। तो ये आप नेचुरल वाली कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। आई एम गुड आफ्टरनून। नहीं आ रहा है। हाँ, किसी को नहीं आ रहा है। हमारे एग्जाम हो रहे हैं। सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या आएगा, कौन बताएगा? इकोसिस्टम किसमें आता है? मैम हमारे जो हमारा कॉम्पिटिशन हम जिसमें बायोटिक कंपोनेंट वाले के लिए बायोटिक वालों के साथ रह रहे होते हैं, उसमें आता है, इकोसिस्टम में आता है। तो इकोसिस्टम में हमने बायोस्फीयर पूरा ब्रह्मांड पढ़ना है, उस ब्रह्मांड में हम क्या देख रहे हैं, इधर देखो बस अब कि ये अलिफ बाद में बात करना। नेचुरल इकोसिस्टम देखना है जिसमें कि आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाएगा और क्या आ जाएगा, आपका एक्वेटिक आ जाएगा। यानी कि ये जमीन वाले हैं जिसके एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स। और इसमें एक्वेटिक में रिवर आ जाएगा, लेक, पॉन्ड, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, ओशियंस और आपका सी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या पढ़े हैं सारे हमने, नेचुरल है ये नेचर में खुद ब खुद प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ चीजें कहीं कहीं पर प्रेजेंट नहीं होती है, तो वहां पर उनको बनानी पड़ती हैं। और वो क्या क्या है, लेक और पॉन्ड। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में यहाँ से, अब आगे वही देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल। क्या पढ़ना है नेक्स्ट? आर्टिफिशियल, मैन मेड या फिर जेनेटिक। ये जो आर्टिफिशियल है आपका, मैनमेड है, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है, नाम से ही क्लियर होगा कि भाई ये आर्टिफिशियल, यानी कि एक क्या बना हुआ है, आर्टिफिशियल बना हुआ है, यानी कि मैनमेड है। अब मैंने भी आपको क्या बताया था कि कुछ जगह पर लेक्स वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह क्या नहीं होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसमें, तो उनको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो लेक्स का एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। और मैनमेड क्या होता है, एक्वेरियम रखा होगा, ऊपर रखा होता है, शॉप्स वगैरह पर भी क्या रखा होता है, एक्वेरियम रखा हुआ होता है, तो वो भी क्या होता है, मैनमेड। और कुछ आर्ट प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, मैनमेड होती है, जहां पर आप अपनी इच्छा के अनुसार फसल उगा रहे हो, वो क्या है, मैनमेड ही तो है प्रॉपर्टीज। वहां पर खुद ही तो नहीं आगे बीज लग गया और पेड़ उग गया, ठीक है, वो क्या है, मैनमेड ही तो है, आर्टिफिशियल ही तो है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। क्या जानते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्स, उदयपुर, उदयपुर क्या है, एक सिटी है, उदयपुर एक सिटी है, सब जानते हैं। वहां पर मैनमेड लेक है, क्या है वहां पर, मैनमेड लेक है। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, या फिर आ सकता है। और एक्वेरियम, हमारे घर पर या फिर हम क्या करते हैं, एज अ डेकोर के हिसाब से एक्वेरियम रख देते हैं छोटा सा। ठीक है, लेकिन एक्वेरियम बहुत बड़े लेवल पर जो क्या है, सेट हुआ हुआ है, बना हुआ है, वो भी उदयपुर में ही बना हुआ है। एक्वेरियम भी किसमें बना हुआ है, उदयपुर में। सर्च कीजिएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपके, थोड़ी सी नॉलेज में बढ़ जाएगी। और क्रॉपफील्ड्स तो आपको हर जगह ही मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। अभी थोड़ा मेरे से घर पर मिल जाएगी,
ये रोड भी साइड ठीक है, यहाँ हो जाएगी इधर भी रह जाओ। चलिए अब कंपोनेंट्स देखते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स देखते हैं, जैसे कि मैंने डिवाइड बताया था, तो उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। किसी को इतना लिखना है तो लिख लो। दोनों क्वेश्चन, लेक और एक्वेरियम मैनमेड जो है वो उदयपुर में है। ये क्वेश्चन के सामने डाल देना इसको। देखो, हार्ड कौन होंगे भाई, जीवित होंगे यानी तो लिविंग वाले आएंगे सारे इसमें, तो इनमें भी कैटेगराइज, इनको भी क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है इसमें। देखो, पहला आएगा इसमें प्रोड्यूसर्स, कौन आएंगे पहले, प्रोड्यूसर्स आएंगे। दूसरे कौन से होंगे, कंज्यूमर्स, कौन से होंगे दूसरे, कंज्यूमर्स। और तीसरे कौन से होंगे, डीकम्पोजर्स, कौन से होंगे, डीकम्पोजर्स। वैसे मैंने ना इसको दो पार्ट में सेक्शन कर दिया है, ठीक है। एवाईटी कॉम्पोनेंट्स तो अभी हमने एग्जांपल देखे ही थे, बस उनको क्या कर लेना है, मेंशन कर लेना है, जैसे कि सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, ये आ जाएंगे सब, ठीक है। जो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ये प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, जो प्रोड्यूस करते हैं, कौन करते हैं प्रोड्यूस। सबसे पहले फूड का जो मेन क्या है, मोटिव है, वो क्या है, वेरी गुड, पेड़ पौधे, बेसिक पहले तो वही है ना, पेड़ पौधे। तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, सारे ग्रीन प्लांट्स। सारे क्या है, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं। तो इनको और क्या लिखा जाएगा खाना बनाने के बेसिस पे, ऑटोट्रॉफ्स बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, कोई कुछ नहीं, बस क्या भी बोला जाएगा इनको, ऑटोट्रॉफ्स। बेसिकली सारे प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे, कौन होंगे। एग्जाम्पल आप प्लांट में यहाँ पर लिख सकते हैं, और कोई भी अगर आपके ऑप्शन में आ जाएगा तो प्रूव कर सकते हैं। कंज्यूमर्स पर आ जाओ।
कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो कंज्यूम कर रहे हैं, किस चीज को कंज्यूम कर रहे होंगे वो इस चीज को। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती है? दो कैटेगरीज हो जाती है। नंबर वन इज हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स बताइए क्या होता है? या क्या कह सकते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको खाना। तो हर्बीवोर्स कौन हो जाएंगे? प्लांट ईटिंग ये एनिमल्स। सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट खाएंगे। कार्निवोर्स कौन होंगे? पर ईटिंग एनिमल्स। चलो कार्निवोर्स का एग्जाम्पल बताओ। हम हर्बीवोर्स का लायन टाइगर। हम तो ओमनिवोर्स मानते हैं। हम्म। अब वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम क्या प्रेफर करना है, लेकिन जो इंसान है वो खाएगा ओमनिवोर्स खाएगा, दोनों खा लेते हैं। तो आपका जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स है वो कंज्यूमर्स में आएगा, किसमें आएगा? वैसे नीचे आगे ले लो। सारा इसमें रखना चाहिए। हाँ, जब हर्बीवोर्स कार्निवोर्स में आ गए तो ओमनिवोर्स में तो ऐसे ही नहीं आएंगे। सही में बोल रही खुला। ये भी चीज देखा। पता नहीं, मैंने पुरानी वाली बहुत दिन हो गया मैंने पढ़ी थी एनसीईआरटी। और नई वाली में मैंने ये भी देखा चैप्टर कि क्या क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं। बाकी जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं, अगर आप पढ़ भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भाई ओमनिवोर्स भी इसी में ही आ जाएगा। ठीक है, लिखूं कंज्यूमर्स में ही लिखूं ओमनिवोर्स या नहीं? लोग दिया मैंने, जिसको नहीं पता होगा वो देख लेना। ओमनिवोर्स कौन होंगी? जो बोथ दोनों खा लेंगे जो। क्लियर है? आपके कंपोजर्स के लिए जगह नहीं बची है, पहले इतना नोट डाउन कर लो। तो वैसे भी जो 10th क्लास में आप पढ़कर आ रहे होंगे ना, टॉपिक लेवल वो कैसे चलता है? प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। तो एक तरीके से हर्बीवोर्स क्या हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर। इधर देखो ये गर्ल्स कार्निवोर्स क्या हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर। और ओमनिवोर्स क्या हो गए? टर्शियरी कंज्यूमर्स। और लास्ट में फिर बचते हैं आपके क्या? डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स को यहीं पर दो। से देख लो बस डिकम्पोजर्स को। देखो इसके भी नाम में ही है डीकम्पोजर्स। डी का मतलब क्या होता है? हटा देना किसी चीज, किस चीज को हटा रहे हैं हम? जो चीज कंपोज कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज कंपोज हो रही है, तो यहाँ पर
जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और मिट्टी में दफन हो जाएंगे, मिट्टी में नहीं गिर जाएंगे, तो बहुत सालों बाद क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। वो आपको पता ही है सब कुछ प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होगा, डिकम्पोजर्स फॉर्म होंगे जो फीड करेंगे किस पर, डेड और डिके मैटर। किस पर, डेड और डिके मैटर। आपने देखा होगा कि जब कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ होता है, गंदे गले हुए जो या खराब हुए हुए पौधे पड़े रहते हैं, उनके ऊपर अलग टाइप के मच्छर से घूमते रहते हैं। और मच्छर के साथ साथ फंगस भी उनमें लगी हुई होती है। जैसे कि कुत्ता बिल्ली कुछ भी मर जाता है रास्तों में, कोई भी चिड़िया या फिर मर जाती है, तो वो थोड़े दिनों बाद अगर वहीं पड़ी हुई है, अगर कुछ दिनों तक वो वहीं पड़ी हुई है, तो उसपे अलग टाइप के बैक्टीरिया या फंगस लग जाती है अगर, तो वो क्या होता है एक्चुअल में, वो डिकम्पोजर्स होता है। क्या होता है, डिकम्पोजर्स होता है, क्योंकि वो उसको डिकम्पोज करने में क्या कर रही है, ब्रेक डाउन करने में मदद कर रही है। डिकम्पोजर्स बायोटिक में आएंगे, जीवित नहीं है। क्लियर है इतना? इसको देखेंगे, इसको सिस्टम को। अभी तो ये जितना हमने पढ़ाया जो क्या था, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब मेन चीजें पढ़ने वाली अब आई। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाकर चलेंगे, जो नहीं लिख लिया ये, रेज कर दूं। ये क्या है, कॉम्पोनेंट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में आप दो चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगा स्पीशीज किस तरीके से बनी हुई है, हैबिटेट स्पीशीज कॉम्पोजिशन। क्या आ जाएगा, स्पीशीज कॉम्पोजिशन। और दूसरा आ जाएगा आपका स्ट्रैटिफिकेशन। क्या आ जाएगा, स्ट्रैटिफिकेशन। बायो वाला सही, क्या बात है। चलो, हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं चैप्टर। इकोलॉजी के लास्ट वाली यूनिट है, इसका चैप्टर है इकोसिस्टम। इसका थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो हो गया है, जब थोड़े और बच्चे आ जाएंगे लास्ट में मैं वो करा दूंगी आपको इंट्रोडक्शन रिवाइज, जितना भी इस तरीके से हो रहा है हमारा, वो स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करा दूंगी अगर बच्चे और भी आ जाते हैं लास्ट। तो अभी जो चल रहा है वो देखेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स पढ़ने हैं हमें, एक तो स्ट्रक्चरल यानी कि संरचना वाला स्ट्रक्चर, जैसे ये बना हुआ है पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से, और फिर फंक्शन कैसे करता है, तो फंक्शनल कंपोनेंट्स।
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में आपके दो टाइप्स हैं, ध्यान से सुनो। पहला है स्पीशीज का कॉम्पोजिशन, कि स्पीशीज किस तरीके से बने हुए हैं, और यहाँ पर आ जाएगा दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन। ये थोड़ी एक अलग टर्म है स्ट्रेटिफिकेशन, ये समझाओ। सबसे पहले हम क्या देखना है, स्पीशीज का कॉम्पोजिशन देखना है। अभी अभी जस्ट हमने क्या देख कर आ रहा है, प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स थे ना, वो उसमें लिख कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीशीज अलग अलग टाइप की प्रेजेंट होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज क्या होगी, प्रेजेंट होगी। जैसे कि प्रोड्यूसर हो गए आपके, कंज्यूमर्स हो गए, और अभी तो बताया था डिकम्पोजर्स हो गए, ओमनिवोर्स हो गए, वो सब किस में आ जाएंगे, आपके स्पीशीज के कॉम्पोजिशन में आ जाएंगे। अब आप देखेंगे, देखो प्रोड्यूसर्स क्या है, प्लांट्स अलग अलग तरीके के बने हुए हैं। प्लांट का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एनिमल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर है कि नहीं? ठीक है। अब देखो एनिमल्स में भी जो आपके हर्बीवोर्स हैं उनका अलग स्ट्रक्चर है, कार्निवोर्स का अलग है, ओमनिवोर्स का अलग है, और सबका मतलब कहने की बात यह है कि सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोज कर रहे हैं बड़े बड़े जानवरों को, बड़े बड़े प्लांट्स को, ट्रीज को, वो भी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये सब किस में पढ़ना है, हम स्पीशीज के कॉम्पोजिशन में पढ़ते हैं। बचपन से अब तक ये आप पढ़ते हुए भी आ रहे हो, 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है ये प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और आपका डिकम्पोजर, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इतना लिखेंगे, फिर स्ट्रेटिफिकेशन है ये, डेफिनेशन ये देखेंगे। वाले पूरे चैप्टर है ना, अभी मेरे ही चलेंगे। अब ये पता नहीं किस टाइमिंग में चलेगी। ये है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो समझ रहे हैं ना कि इसमें तो बस रीडिंग और नॉन रीडिंग वाली चीजें हैं, हो जाएगी। पता लग गया फॉर्म, चलो स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या चलता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। क्या चलता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका वर्टिकल और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। जैसे वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो वर्टिकल ऐसे चल रहा है ना, देखेंगे इसमें कैसे चलेगा। फॉरेस्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फॉरेस्ट का एग्जाम्पल। फॉरेस्ट के एग्जाम्पल में आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, वही घास फूस भी देखते हैं। ठीक है, फिर उससे थोड़े से बड़े होते हैं पौधे को, हर्ब्स हर्ब्स भी देखते हैं। तो पहले तो सपोज करो ये है लैंड, ऐसे ग्रास होंगे, फिर थोड़े से ऐसे होंगे, फिर थोड़े से और बड़े होंगे, फिर थोड़ा सा आपके और बड़े आ जाएंगे, फिर और बड़े आ जाएंगे। तो देखो एक तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, हाइट वाइज क्या चल रहा है, इंक्रीमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन। जो भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी स्पीशीज का, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। समझाओ भाई, इनको समझाओ स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। लेकिन इस स्पीशीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। अगर हम जंगल की बात करें तो घास फूस का एक, फिर और उससे बड़ा ऐसा आप समझ जाएंगे। तो ये तेजी से स्लोप बन गया, तो ये क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और तो क्या बोलते हैं प्रोसेस को,
पैरेलल ठीक तो है। अच्छा बोलते तो कौन आती है मैं नंबर आती है बोलते साथ में फिर साथ मेरी भी कोई दिन मेरे यूपीएससी वाला लेक्चर था मेरा तो वो अपने दोस्त से बात कर रहे थे आज से चले गए जब तुम मिली नहीं वो दोस्त से बात कर रही थी हाँ लेक्चर उससे पहले क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ पूछ लूं मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ देखने को मिलती है हाँ भाई रोहन मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ देखने को मिलती है हैं कहाँ पे अरे नहीं जो भी हमने पढ़ा है ना स्ट्रक्चरल वाला ठीक है स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा है तो उसमें मैं पूछ रही हूँ सबसे ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ देखने को मिलती है नहीं अभी तो बताइए जैसे एक जंगल है जंगल में बहुत ज्यादा स्पीशीज होती हैं अगर हम पेड़ पौधों की बात करें सिर्फ ठीक है भाई जानवर भी तो होते हैं फॉरेस्ट में जंगल में तो पहले जैसे जमीन है आपकी तो पहले आप क्या देखेंगे घास फूस वाली चीजें देखेंगे घास मिलेगी आपको फिर आप क्या करोगे डिस्टिंग्विश कि अच्छा इससे बड़े भी पौधे होते हैं जो कि किस में आते हैं हर्ब्स वाली कैटेगरी में आते हैं अच्छा इससे बड़े भी होते हैं जो श्रब्स में आते हैं फिर ट्रीज भी होते हैं फिर ट्रीज में भी कुछ इतने हाइट के हैं कुछ बड़े हाइट के हैं, कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हाइट के हैं है कि नहीं? तो ये क्या चल रहा है एक तरीके से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है क्या चल रहा है छोटा बड़ा उससे बड़ा ये क्या है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ना अगर मैं पेंसिल लूं ठीक है छोटी पेंसिल लूं बड़ी लूं फिर उससे बड़ी लूं फिर उससे बड़ी लूं एक लिमिट ही तो होती है ना पेंसिल की हाइट की भाई अब इतनी बड़ी बड़ी पेंसिल आ रही है इससे बड़ी तो नहीं आएगी ना पूरी लंबी की लंबी नहीं आएगी ना एक लिमिट होगी ऐसे ही ट्रीज एक लिमिटेड हाइट पर होंगे उससे ज्यादा तो नहीं होंगे तो ये क्या चल रहा है ऐसे चल रही है ना ग्रोथ तो ये क्या है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं अब मैंने पेड़ पौधे के बेसिस पे दिया है ना तो आप उसी के बेसिस पे बताओ चलो मुझे मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन अगर बता सकते हो तो मुझे बताओ सर्च कर लिया होगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में होता है अब अगर हम देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सिर्फ हम यहाँ पर प्लांट्स की बात पढ़ेंगे एनिमल्स का ले लो एनिमल्स की भी वहां पर स्पीशीज बहुत सारी मिलती हैं बहुत सारी हजारों में मिलती हैं ठीक है ऐसे ही हजारों में प्लांट्स की स्पीशीज मिलती है तो यहाँ पर इसका एग्जाम आंसर होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉरेस्ट ये तो अमेज़न फॉरेस्ट है आप इसी इकोलॉजी वाले यूनिट के किसी चैप्टर में पढ़ोगे
पूरा का पूरा स्पीशीज पढ़ोगे कि पूरी दुनिया में कितने प्लांट्स की स्पीशीज हैं, पूरी दुनिया में कितने एनिमल्स की, ह्यूमंस की, इस तरीके से अलग अलग स्पीशीज की कितनी, कितने नंबर हैं, कितनी स्पीशीज हैं, फिर एशिया में कितनी है, फिर इंडिया में कितनी है। ठीक है, फिर आप फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, अमेजोन फॉरेस्ट में कितनी है, तो ये सब पढ़ना है आपको। चलो अब फंक्शनल डालते हैं हेडिंग। सेकेंड है आपकी फंक्शनल। फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट्स में सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रोडक्टिविटी। क्या आ जाएगी? फिर आ जाएगा आपका डीकम्पोजिशन। फिर आ जाएगा आपका एनर्जी फ्लो। लास्ट आ जाएगा आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। लेकिन हमें सिर्फ कितनी पढ़नी है? तीन चीजें पढ़नी है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थर्ड। ये फोर्थ जो है आपकी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये पोर्शन रिलेटेड है। ये पोर्शन क्या है? रिलेटेड है, तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? चलो, देखो भाई, प्रोडक्टिविटी किससे आया है? प्रोड्यूस और से आया ना, प्रोडक्ट से आया ना। प्रोडक्टिविटी क्या है? एक तरीके से द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बोल सकते हैं हम, या फिर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हैं। भाई या तो प्रोडक्शन बोल दो या फॉर्मेशन बोल दो, एक ही बात है। भाई अब जरा आप फोकस करेंगे यहाँ पर, बातें नहीं अब बिल्कुल भी। भाई आप द रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलो चाहे प्रोडक्शन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ऑफ बायोमास, या तो बायोमास बोलो या फिर क्या बोलो, ऑर्गेनिक मैटर बोलो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो बोल दो। जैसे कि एक ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर देखेंगे बोर्ड पर सभी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। ठीक है, समझ में आ गई नहीं वाली चीजें स्लैश डालकर जो मैंने लिखी है? यही क्या है? प्रोडक्टिविटी है। क्या है यही? प्रोडक्ट। कि एक जगह पर कितनी फसल उगाई जा रही है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार, वो क्या है? आपकी प्रोडक्टिविटी है। अब यहाँ टाइम तो कहीं लिखा हुआ नहीं है,
लेकिन लिखा हुआ भी है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है? रेट में छुपा हुआ होता है टाइम। किसमें छुपा हुआ होता है? रेट में। फिजिक्स पढ़ते हैं आप? फिजिक्स में आपने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी होंगी। उन टर्म्स में जिसमें भी रेट आता है, उसके फॉर्मूले में नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ होता है? टाइम। जैसे कि स्पीड है, स्पीड को हम क्या बोलें वेलोसिटी में? इसको क्या करें? स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। हाँ, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ऐसे ही स्पीड अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। स्पीड बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, ये वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन ही होता है, वो जो वेलोसिटी होती है वो फिर डायरेक्शन हो जाएगा। तो मतलब कहने की बात क्या है कि आपकी जैसे ही डिनोमिनेटर में, उस टर्म के डिनोमिनेटर में हम टाइम लगा रहे हैं, वैसे ही क्या बदल रही है? डेफिनेशन बदल रही है, टर्म बदल रही है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? बताओ। द रेट ऑफ चेंज, हाँ, चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड, जो भी होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि जहां पर भी फॉर्मूले में टाइम आ जाता है, किसमें? नीचे डिनोमिनेटर में, उसकी डेफिनेशन में द रेट ऑफ करके जरूर लिखा हुआ होगा। तो रेट में ही टाइम छुपा हुआ है, कहने की बात ये बता रही हूँ बस मैं। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वो वाली चीजें, आप अपने पढ़ रहे होंगे, आप नहीं। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। एक साल में कितने एरिया ऑफ लैंड पर कितना फसल, कितनी बायोमास, कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है? क्लियर है बात? क्लियर है या नहीं? बस साल में ले सकते हैं आप, महीने भी ले सकते हैं, एक महीना भी ले सकते हैं, हफ्ते ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी फसल आदमी कौन सी कर रहे हैं। लेकिन जो एक तरीके से एक्साइज होती है, इसमें लिया जाता है कि बेसिस पे लिया जाता है। तो ये देखेंगे इसमें। तो क्या पढ़ना है? प्रोडक्टिविटी ही पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसकी यूनिट देखेंगे, यूनिट भी इसकी दो टाइप्स में होगी। कैसे होगी? दो टाइप्स में डिवाइडेड होगी। एक तो किसके टर्म्स के बेसिस पर? वेट के बेसिस पर। और एक एनर्जी के बेसिस पर। एक तो किसमें होगी? इन टर्म्स ऑफ वेट। और दूसरी किस कैसे होगी? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो अब, वेट के बेसिस पर ग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ग्राम स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर नहीं होगी, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है? क्लियर है? और ये इस तरीके से भी लिखी भी आ सकती है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एसआई यूनिट में से इंपॉर्टेंट डाल लेना। ग्राम, मीटर, सेकेंड इनवर्स, ईयर इनवर्स। ये आती है ना लिखनी सबको? ये बताओ, सबको आती है ना बॉयज? एनर्जी में देखो, ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलो कैलोरी। नहीं, सही है, ग्राम में। एनर्जी में क्या आ जाएगा आपका? किलो कैलोरी बन जाएगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसको भी हम एक तरीके से ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है? आगे समझ में अच्छे से दोनों? भाई अलीना, आपके एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है चीजें, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन दोनों जगह पर आता है। जब 12th में आओगी और दोगी एग्जाम, तो ये इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे देख, आज
ऑनलाइन देख रहे होंगे बच्चे बोर्ड्स वाले, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए तो है ही जब आप पढ़ रहे हैं, है ना। याद रहने चाहिए ये, अगर मैं किसी को भी बुलाकर अगर पूछने लग गई ना तो ये यूनिट्स अभी के अभी लिख देनी चाहिए बच्चे, यहाँ पर करेक्ट। नहीं मैं पूछ सकती हूँ, इसलिए इसको अभी के अभी कर लो। भाई स्क्वायर कहाँ लगा हुआ है, ऐसे मिड में लगा हुआ है। हाँ यही वाली सिर्फ चीज है, अगर मैं पूछने लग जाऊँ तो लिख दोगे। ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर, इसको ऐसे करके लिखना है, ठीक है, इनवर्स लगाकर स्लैश हटाकर, और वहां पर एनर्जी में सिर्फ ग्राम की जगह किलो कैलोरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्यों आप कॉन्फिडेंट नहीं है फिर? चलो हो गया। अब प्रोडक्टिविटी चल रहा है, देखो डिकम्पोजिशन हम अलग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में एनर्जी फ्लो हम अलग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो मुझे तो बता दें कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे अभी। देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, डेफिनेशन प्रोडक्टिविटी की और यूनिट। अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दो टाइप में प्रोडक्टिविटी क्या है आपका कैटेगराइज हुआ हुआ है। प्रोड्यूसर लेवल पर होता है और एक कंज्यूमर लेवल पर। ये किस पर होता है, प्रोड्यूसर लेवल पर और एक कंज्यूमर लेवल पर। बताइए जरा प्रोड्यूसर लेवल पर कौन होगा, पहले वाला जो होगा, भाई पीपी है, पीपी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोड्यूसर लेवल पर ही तो होगा ये, एट प्रोड्यूसर। और दूसरा किस पे हो जाएगा, एट कंज्यूमर। दूसरा किस पर हो जाएगा, एट कंज्यूमर लेवल। प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें से रेट ऑफ, अभी हमने प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो लिख रही हूँ मैं दोबारा से, देखिए आंसर, रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन जो लिख सकते हैं आप, ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट्स। देखो प्रोड्यूसर्स वाली है ना, तो प्लांट्स आ जाएगा, कंज्यूमर्स की जगह क्या आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एनिमल्स के लिए लिखा कंज्यूमर्स की जगह,
वहां पर तो प्लांट्स लिख दिया प्रोड्यूसर्स की जगह। यहाँ पे मैंने एनिमल्स क्यों नहीं लिखा, कंज्यूमर्स क्यों लिखा है? कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, तो वो क्या खाते हैं, प्लांट्स होने के बावजूद वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, तो यहाँ पर सभी आएंगे वो भी। ठीक है, इसलिए कंज्यूमर्स लिखेंगे। बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी फीड कर जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? Then, yeah. Then I know down. देखो, हर चीज के क्या चल रहे हैं, कैटेगराइजेशन चल रही है, फिर एक को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ तो प्राइमरी को डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों बोल रहे हो? चलिए आगे देखेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिटेल में। आगे क्या है, सब डिविजन, यानी कि इसमें भी फिर से क्या हो गया है, हो गया। ये भी कितने टाइप्स की होगी, टू टाइप्स की होगी। हाँ भाई, कौन बताएगा कौन कौन से होती है? एनर्जी प्रोडक्टिविटी दो टाइप्स के नाम बता दोगे, कौन कौन से होता है? फॉरवर्ड भूल गए। एक तो होता है एनपीपी और एक होता है आपका जीपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नो डिस्टरबेंस। जीपीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी सब समझते हैं जो भी लिया है बच्चे। अरे आप चलो भाई रोहन बताओ प्रोडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीमेंट आप खड़े हो जाओ। अभी तो बताया ना हमको कोई लेसन है। सपोज करो रोहन जी खेल रहे हैं, ठीक है। एक खेल में फसल, तो उसमें फसल में बताओ आप किस तरीके से होगी प्रोडक्टिविटी? अरे नहीं, कोई सर्टिफिकेशन था भैया, आपके खेत में आपने फसल लगा रखी है, वो प्रोडक्टिविटी है। सबसे आपको क्या मिलता है? बायोमास मिल रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, वही तो है प्रोडक्टिविटी। देखो, देखो भाई एक बारी ध्यान से। देखो, पूरा इकोसिस्टम ध्यान से सुनेंगे आप। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस हम कोई बातें ना करें। पूरा प्रोडक्टिविटी, पूरा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम चैप्टर चल रहा है पहली बार। इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आपका जो क्या है, कंपोनेंट्स हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल, संरचना के अकॉर्डिंग, और दूसरा फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल में हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, बाद में कराऊंगी रिवाइज। फंक्शनल में हम क्या पढ़ रहे हैं वो देखेंगे। प्रोडक्टिविटी है सबसे पहले, दूसरा डिकम्पोजिशन है, तीसरा एनर्जी फ्लो है, लास्ट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। लास्ट वाला आपका पोर्शन डिलीटेड है, तो वो आपको नहीं पढ़ना। प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट है बेसिकली किसका? प्रोडक्शन का या फिर फॉर्मेशन का, किस चीज का? बायोमास है कि जो अभी फसल तैयार हो रही है, तो उसको आप चाहे बायोमास बोले चाहे ऑर्गेनिक मैटर बोले। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। क्या हो गई ये? डेफिनेशन हो गई। एक पर्टिकुलर एरिया पर कितने किलो में या फिर ग्राम्स में क्या हो रही है? फसल प्रोड्यूस हो रही है एक पीरियड ऑफ टाइम में। वो वो आपका एक साल भी हो सकता है, आधा साल भी हो सकता है, कितने भी मंथ्स भी हो सकते हैं, वो सब कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, पर्टिकुलर एरिया में कितनी आपकी क्या हुई है, फसल तैयार हुई है, इस पूरे को क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अब यहाँ पर मीटर खाली तो नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि एरिया की बात हो रही है ना। एरिया को हम किस में करते हैं? एल इंटू बी में ही तो करते हैं। भाई मैथ्स पढ़ रखी है सबने, तो एल इंटू बी तो करते हैं कि नहीं करते हैं? रेक्टेंगुलर फील्ड ही होती है ज्यादातर, जितनी भी क्रॉस फील्ड्स होती हैं, होती है या नहीं? तो एरिया वैसे भी किसी भी चीज का हो, मीटर स्क्वायर में ही आएगा या किसी और में आएगा? एल इंटू बी करो आप, चाहे साइड इंटू साइड करो, वो जो आपकी एसआई यूनिट आएगी वो मीटर स्क्वायर में ही तो आएगी, इसीलिए यहाँ पर 2 है। बाकी देखो ग्राम के साथ भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, ईयर के साथ भी 1 है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बस बातें नहीं। अब ग्राम, मीटर सेकेंड इनवर्स और ईयर सेकेंड इनवर्स, ऐसे ही इसकी जो यूनिट है ये तो वेट की पर्पस के अकॉर्डिंग थी, यानी कि वेट की टर्म्स में भी, एक एनर्जी की टर्म्स में भी होती है। क्वेश्चन दोनों में से एक वक्त आएगा, इंपॉर्टेंट डाल लो। ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है? ग्राम को बस किलो कैलोरी में क्या करना है आपको? रिप्लेस करना है। ग्राम को किलो कैलोरी में रिप्लेस करना है, एज इट इज सारी चीजें वही रहेंगी। तो प्रोडक्टिविटी की जो यूनिट है, वेट के बेस टर्म्स पर ये है और एनर्जी के टर्म्स पर ये है। आप कोई ना बोल दे कि हमें प्रोडक्टिविटी नहीं पता कि क्या होती है, सबको पता चल गई। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी और यूनिट थी। अब क्या पढ़ रहे हैं हम इसकी आगे? टाइप्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स।
तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूजर्स के लेवल पर होगी। जब मैं बोलूं तो आपकी आवाज ना हो। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स लेवल पर होगी। तो जितना भी बायोमास फॉर्मेशन हुआ है, जितना भी अभी बायोमास का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो आपको मैंने लिखा है, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, ये तो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है। अब ये प्रोड्यूसर लेवल पर है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की लिख रहे हैं हम, तो ये इन प्लांट्स के बेसिस पर होगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा प्लांट्स के ही पर्पस पे होगी। प्राइमरी है ना, प्राथमिक, सबसे पहले जो प्रोडक्टिविटी होती है वो पेड़ पौधों की होती है, इसलिए है प्लांट्स, इसीलिए है प्रोड्यूसर्स लेवल पर। जो अभी अभी बच्चा आया सबको क्लियर हो गई की बात। लास्ट सेकेंडरी वाला क्या होगा, कंज्यूमर के लेवल पर होगा। किसके लेवल पर होगा, तो यहाँ पर वही मैंने डेफिनेशन को थोड़ा सा ऑल्टर करके लिख दिया है, देखो, ताकि अगर आपको उस लैंग्वेज में आ जाए तब भी समझ में आ जाए क्वेश्चन, इस वाले लैंग्वेज में आ जाए तब भी समझ में आ जाए। देखो, रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूसर्स कर दिया ना, ये प्रोडक्शन कर लो, ये रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में मैंने खाली एनिमल्स नहीं डाले हैं, क्यों, क्योंकि प्लांट्स भी कुछ क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। किसको खा लेते हैं, प्लांट्स इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर खाली एनिमल्स नहीं लिखे जाएंगे, क्या लिखे जाएंगे, कंज्यूमर्स ही रहेंगे। कंज्यूमर्स में आपको पता है हर्बीवोर्स भी आ सकते हैं, कार्निवोर्स भी आ सकते हैं। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं साकिब, जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, और कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, वो पेड़ पौधे नहीं खाते। जैसे बड़ी फिश छोटी फिश को खाएगी, ठीक है, वो है कार्निवोर्स। लाइफ, ठीक है, लाइफ, तो दूसरे एनिमल्स में हम भी कहा गया, वे हो गए उसी लेवल पर आ गया पर, है ना। अभी तक बिल्कुल स्कूल में पढ़ रहे थे। चलो अब आगे पढ़ेंगे। अब देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप से, अब प्राइमरी को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। चलो लिख लो भाई।
चलो आगे देख। टाइप्स की होगी आपकी, एनपीपी और जीपीपी। जिनका छूट गया वो बाद में लिख लेना वीडियो से या एडिट से ले लेना। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जैसे कि हम प्रोडक्टिविटी अभी देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि भाई एक पर्टिकुलर लैंड पर इतने टाइम पर एक फसल तैयार हुई है, तो वो जो पूरी फसल होगी, पूरा बायोमास होगा, पूरा ऑर्गेनिक मैटर होगा, वो आपकी क्या होगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी भाई। उससे पहले तो क्या है, उससे पहले तो क्या है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो जितना भी वो खाना खुद बना रहे हैं वो आएगा सारा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। और अपना खाना क्यों बना रहे हैं वो, ताकि खुद भी सरवाइव हो सके और हमें भी सरवाइव करा सके। तो खुद के लिए भी तो उनके लिए क्या चाहिए, खुद की प्रोसेसेस के लिए भी तो उनको एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ भाई गर्ल, भाई प्लांट्स अपने आप को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उनको। एनर्जी उनको कहाँ से मिल रही है, जहां से वो अपना खाना बना रहे हैं। तो वो जो जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए वो जो एनर्जी चाहिए, उसको माइनस करके क्या आ जाती है आपकी, एनपीपी आ जाती है। क्या आ जाती है? एनपीपी। तो हम इसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ फैक्टर या मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स बाय प्रोसेस। टोटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, 3-4 क्वेश्चन गलत जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन। प्रोडक्शन हो। जस्ट शट अप। कॉलेज में ही पढ़ना है। पहले कुमार में बैठने वाले दम में मुझे क्लास 12 में पढ़ती है, जैसे ये पुअर स्टूडेंट है। अब आप कंडीशन को भी समझ सकते हैं कि ये ऐसे हमारे की मदद ब्लड कैंसर से सफर कर रही है। तो पास इतना अमाउंट नहीं है जिससे हम मदद से क्या करा सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो जिसको भी जो भी हेल्प देंगे वो दे सकते हैं और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। पेन लिखो आप। इज वेरी सीरियस। ओके, रुको एक मिनट।
इसमें भी अमाउंट क्या है ना आपने वो प्रोसेस कर चलिए अब हम पढ़ेंगे टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ठीक है जी फिर देखेंगे ये रिमेनिंग बायोमास होता है तो वो सारी प्रोसेसेस को यहाँ पर हमने क्या बोल दिया रेस्पिरेटरी लॉसेस क्या बोल दिया रेस्पिरेटरी लॉसेस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आर से किससे रिप्रेजेंट करेंगे आर से तो इसका फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दूं इसका फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दूं एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर आर क्या है यहाँ पर रेस्पिरेटरी लॉसेस सारे फिल्म जैसे करेंगे मैं जोड़ जाऊंगी पेपर बता दे अपना नाम ना लगाया दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीपीबी और जीपीपीबी लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एक और लाइन में यहाँ पर लिखवा रही हूँ आपकी एनपीपी इज अवेलेबल टू एनपीपी इज available is available to next profit level
तो जो भी फसल तैयार हो रही है वो क्यों हो रही है तैयार, ताकि उसको नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, यानी कि कंज्यूमर्स उसको क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। जो भी फसल से जो भी चीजें तैयार हो रही हैं वो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट से जाकर खरीद रहे हैं और उनको डेली यूज में यूज कर रहे हैं, डेली लाइफ में। कहाँ, रेस्पिरेटरी लॉसेस, रेस्पिरेटरी लॉसेस। एनपीपी इज अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एनपीपी अब कहाँ जाएगा, कंज्यूमर्स के पास जाएगा, मार्केट के थ्रू। मार्केट में जाएगा या नहीं जाएगा, मार्केट के थ्रू फिर क्या करेगी दुनिया, पब्लिक क्या करेगी, उसको खरीदेगी और क्या करेगी, अपनी डेली लाइफ में यूज में लाएगी। ठीक है, इतना हो गया। चलो देखो और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे इसी में। इम्पोर्टेंट लाइन जा रही है। जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नंबर याद रखना है, 170 मिलियन टन। पूरे होल बायोस्फीयर में एनपीपी जो प्रोड्यूस हो रही है वो एनुअली, एक साल में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में 170 में से 115 जो है आपकी, वो टेरेस्ट्रियल पौधों से आ रही है, जमीन वाले पौधों से। नंबर याद रखने हैं ये, नंबर में ही गड़बड़ी होगी यहाँ पर, और नंबर के बेसिस पर ही क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से अगर आएगा। या 115 मिलियन टन कौन कर रहा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम योगदान दे रहा है इस साल के अंदर प्रोडक्टिविटी में। और एक्वेटिक कितना दे रहा है, कितना बचा इसमें से, 55। 55।
बिलियन है ये भाई, बिलियन। बिलियन है ये। यहाँ दे रहा है सिर्फ ओनली 55 बिलियन टन। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं हम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वगैरह भी आ सकता है, बायोडाटा के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, जहाँ पर होमवर्क पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो 170 टन का बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया 115 का टेरेस्ट्रियल वाला। तीसरा कौन सा बन गया, 55 बिलियन टन का एक्वेटिक वाला। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि पूरे के पूरे अर्थ पर, पृथ्वी पर जमीन ज्यादा है कि पानी ज्यादा है? पानी ज्यादा है। भाई वाटर ज्यादा है या नहीं है? पूरी धरती पर वाटर ज्यादा होने की वजह से भी क्या है, वाटर के अंदर प्रोडक्टिविटी कम है बहुत ज्यादा। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर। वैसे तो हो चुका है टाइम, लेकिन 10 मिनट हो गए हैं। ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोडक्टिविटी वाला। तो देखो, अर्थ के पास वाटर ज्यादा है, कितना है? हमारी पूरी अर्थ कितने वाटर, क्या है हमारे पास अर्थ के पास? वाटर है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, H2O कम है या नहीं? 75% वाटर के होने के बावजूद भी क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत कम है, 55 बिलियन टन। सीरियस नहीं हो रहे हो? क्वेश्चन यहाँ से जब आएंगे ना तब पता चलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनते हैं आपके, ऐसा हो क्यों रहा है जबकि पानी के अंदर सबसे ज्यादा फसलें होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? तो ऐसे रीजन कौन कौन से हैं वो देखेंगे। अब लिख लिया इतना, जल्दी लिखेंगे जिससे नहीं लिखा। जब बता देना। कर दूं? क्या पूछता है इसमें? रीजन ऑफ ओशियन।
ओशियंस की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 5 मिनट सिर्फ, सिर्फ 5 मिनट बातें ना हो। रोहन सिट स्ट्रेट। 5 मिनट बिल्कुल भी बातें ना हो। 5 मिनट बाद चाहे कितनी बातें कर लेना। रीजंस देखेंगे भाई, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से पानी ज्यादा होने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो देखो 170 है, 170 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कम से कम 80 या 90 समथिंग होना चाहिए था। लेकिन वहां तो एक जगह तो बहुत ज्यादा चली गई, दैट इज 115 बिलियन टन चले गए। और एक जगह कहाँ चली, कितनी चली, पहले से 55। तो ऐसा क्यों है? सबसे ज्यादा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डाल लो इसको भी। राइट। क्या है सबसे पहले रीजन? अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। सनलाइट पड़ रही है, तो सनलाइट पानी की सतह पर ही तो पड़ रही है, फिर सरफेस पर ही तो पड़ रही है, या थोड़ी सी उसके नीचे पड़ रही होगी। लेकिन डीप डाउन जो ओशियन है वहां तक तो नहीं पहुंच रही है ना सनलाइट। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है। आ गई बात समझ में ये वाली? अच्छे से आ गई समझ में, सनलाइट के पर्पज से। और जितने ठीक है अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपने पानी के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में, मिट्टी में ज्यादा घुले हुए होते हैं कंपैरिजन टू पानी के। ठीक है, पानी में क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स कम घुले हुए होते हैं और मिट्टी में ज्यादा घुले हुए होते हैं, इसीलिए, इसीलिए क्या है, जमीन वाली ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तो सेकंड आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स का। कर ये हटा कर लगा दो, अवेलेबिलिटी हो जाएगा। घुले हुए जो भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होंगे वो क्या होंगे, कम घुले हुए होंगे पानी के अंदर, कंपैरिजन अगर हम मिट्टी से करें तो। नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। के अंदर डिकम्पोजर्स कम होंगे, दैट्स व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो लेस। इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है और आएगा भी। और वो जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना बड़े बड़े, इसमें आपको रीड करना होता है, सारे ऑप्शन से सेलेक्ट से आंसर है, ये क्वेश्चन उसमें आएगा। तो 1 मिनट में इसको रीड करने का, अगर अच्छे से ये वाले पॉइंट्स नहीं पढ़ रखे होंगे ना तो होगा नहीं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिमिटिंग क्या है, सबसे कम लिमिटिंग लिमिटिंग अमाउंट में रहेगा ओशियन में। नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। भाई देखो नाइट्रोजन कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर जो, ठीक है।
पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट क्या है आपका, लाइट कम होती है। ठीक है, सिर्फ कहाँ पर होती है, सरफेस सरफेस पर, ना तो इंटर होगी और ना डीप डाउन होगी। दूसरा न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स कम खुले हुए होंगे। तीसरा डिकम्पोजर्स कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। ये बेसिकली इसी का रीजन है। और ये नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या है नाइट्रोजन, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी प्रोडक्ट लिख लिया ये, जब लिख लेंगे तो बता देना। अच्छे से लिख लिया, लास्ट वॉइस। डन, लास्ट हेडिंग है ये। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालेंगे। सबसे पहला तो लाइट ही हो जाएगा, दूसरा टेम्परेचर हो जाएगा, तीसरा वाटर हो जाएगा, फोर्थ कौन हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। सॉइल कैसे इफेक्ट डालता है, उसका पीएच कितना है, उसमें नमी कितनी है, तो उसके हिसाब से भी तो अलग अलग टाइप के क्या होता है, पौधे ग्रो होता है। नमी को बोलते हैं मॉइस्चर। आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। लाइट में आपको पता है, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, वाटर की पता है, सॉइल में बता चुकी हूँ, न्यूट्रिएंट्स में भाई फास्फोरस है कि नहीं है, कम है, ज्यादा है, मैग्नीशियम वगैरह। अभी बताओ टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर होता है तब भी खतरनाक है, क्योंकि डेजर्ट वगैरह में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पर सारे पेड़ भी उगते हैं ना, स्पेशल टाइप के उगते हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी वहां पर, ज्यादा होगी। कितना होना चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर भी, 20 से 30 घंटों, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो रूम तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 20 से 25 करना है तो वो कर लो। बस आपको अगर टेम्परेचर के बेसिस पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या देखना है, बस 25 डिग्री सेल्सियस जो है ना टेम्परेचर, उसके आसपास का देखना है। तो कभी कभी 25 भी आ जाता है, 30 भी आ जाता है, वैसे इतना डीप डाउन आएगा नहीं। सिर्फ आपको ये वाली चीज आएगी, सिर्फ आपको क्या आएंगी, ये वाली चीजें। आज के लिए बस इतना ही।